एवरीवन, माई सेल्फ उषा यादव। सो आज का लेक्चर है होमोलॉजी मॉडलिंग के रिगार्डिंग। होमोलॉजी मॉडलिंग एक ऐसा मेथड है जो हमें प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल मेथड। होमोलॉजी मॉडलिंग एक इन सिलिको मेथड है। इन सिलिको मेथड जिनको हम लोग कंप्यूटेशनली परफॉर्म करते हैं। सो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR। बट व्हाई वी चूज इन सिलिको मेथड? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है ऑफ कोर्स, जिस वजह से जो हमें रिसर्चेस या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं वो हमारे अगेन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग इन सिलिको मेथड को यूज करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, उनमें से एक मेथड है हमारा होमोलॉजी मॉडलिंग, क्योंकि प्रोटीन हमें पता है ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं और जिनका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें इनका एक 3D स्ट्रक्चर चाहिए होता है और उसके लिए हम लोग होमोलॉजी मॉडलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, सो होमोलॉजी मॉडलिंग में बेसिकली हमारे पास रो सीक्वेंसेस होती हैं। रो सीक्वेंस का मतलब, मान लीजिए मुझे किसी अननोन सीक्वेंस का मॉडल करना है, एक 3D स्ट्रक्चर मुझे प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास सीक्वेंस का होना जरूरी है, यानी कि अगर आपके पास कोई अननोन सीक्वेंस है तभी आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का होमोलॉजी मॉडलिंग कर पाओगे, और होमोलॉजी मॉडलिंग भी तब कर पाओगे जब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की होमोलोगस सीक्वेंस PDB डेटाबेस में या हम कहें किसी भी प्रोटीन डेटाबेस में आपके पास अवेलेबल। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जैसे मैं कहती हूं कि सबसे पहले आपको कोई भी प्रोसेस अगर पढ़ना है तो आप उस मतलब को समझिए। होमोलॉजी मॉडलिंग के मतलब को अगर हम समझे तो होमोलॉजी मॉडलिंग सिंपली खुद ही डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देखिए, होमोलॉजी मॉडलिंग, होमोलॉजी का मतलब सिंपली है कि हम इसमें जो सीक्वेंस यूज करने वाले हैं एज अ टेम्पलेट वो होमोलोगस सीक्वेंस होगी। आपने ये टर्म हमेशा सुना होगा कि होमोलोगस सीक्वेंसेस होती हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर होती हैं। होमोलोगस सीक्वेंसेस या स्ट्रक्चर वो सीक्वेंस होती हैं जो आपकी एंसेस्ट्री से हम शेयर करते हैं, या इन शॉर्ट हम कहें जिनके साथ कुछ सिमिलैरिटी हमारी होती है। ठीक है, सिमिलैरिटी जो शो करती है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस सिमिलर है, जिनके साथ आपका अननोन सीक्वेंस सिमिलैरिटी शो करता है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की होमोलोगस को हम लोग यूज करेंगे एज अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट को यूज करने के बाद हम लोग मॉडलिंग करते हैं, यानी कि एक 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं। सो सिंपली कह सकते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग एक ऐसा मेथड होता है जो एक टाइप का इन सिलिको मेथड है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रो सीक्वेंस का, हमारे पास एक प्रोटीन रो सीक्वेंस होगा, उस पर्टिकुलर अननोन सीक्वेंस का हम लोग 3D मॉडल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? कुछ होमोलोगस सीक्वेंस होना जरूरी है। सो इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं कि होमोलॉजी मॉडलिंग एक्चुअली कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा होमोलॉजी मॉडलिंग, जिसको हम लोग कंपैरेटिव मॉडलिंग भी कहते हैं। रीजन, कंपैरेटिव मॉडलिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम पहले सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोटीन का अननोन सीक्वेंस है, मैंने माना मेरे पास अननोन सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था, MKTAYI। मान लीजिए ये मेरे पास कोई अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है ना। अब मेरे पास जो अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है, इसका सिर्फ मेरे पास सीक्वेंस है और मुझे इसका एक मॉडल बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस को अलाइन करके देखूंगी PDB डेटाबेस के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल सीक्वेंसेस हैं उनके साथ मैं इनका अलाइनमेंट करूंगी। अलाइनमेंट का सिंपली मतलब ये होता है कि हम लोग सिमिलैरिटी सर्च करते हैं। तो मान लीजिए मुझे PDB डेटाबेस में सर्च करने के बाद मुझे जो सीक्वेंस मिली है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ओके,
मेरा जो पीडीबी डेटाबेस में सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या इन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी है? यस, कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पे सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पे डिससिमिलर हमें रेजिड्यू भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं कि एक अननोन सीक्वेंस को हम कंपेयर करके देखते हैं पहले एक नॉन सीक्वेंस के साथ। दैट्स वाई हमने होमोलॉजी मॉडलिंग को कंपैरेटिव मॉडलिंग भी कहा है, कि हम लोग एक होमोलोगस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने से पहले हम अपनी अननोन सीक्वेंस को कंपेयर करके देखते हैं कि जो भी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल सीक्वेंसेस है कि उनसे कितना सिमिलैरिटी हमारा अननोन सीक्वेंस शो कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसे कंपैरेटिव मॉडलिंग कहेंगे। सो आज की डेट में सबसे रिलायबल और वेल एस्टेब्लिश कंप्यूटेशनल अप्रोच है हमारी, जिसकी हेल्प से हम एक 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रीजन यही है क्योंकि होमोलॉजी मॉडलिंग की हेल्प से हम लोग बेटर वे में आपकी एक 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा वाला स्ट्रक्चर तो नहीं देता, लेकिन वो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देता है कि उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, वो हम अपने होमोलॉजी मॉडल्ड स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। सो होमोलॉजी मॉडलिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? होमोलोगस प्रोटीन यूज करेंगे, जो हम लोग किसी भी प्रोटीन डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने पीडीबी से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया है, या फिर हमारा कोई प्रोटीन फ्रेगमेंट होगा जिसको एज एन एस्टिमेट हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मॉडल कन्फर्मेशन डिफरेंसेस that are likely to exist due to sequence divergence, कि ऑब्वियस सी बात है, दो अलग सीक्वेंस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो कुछ डाइवर्जन भी शो करेंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? जब भी हम होमोलॉजी मॉडलिंग करेंगे तो हम लोग सिमिलैरिटी सर्च करते हैं, और सिमिलैरिटी सर्च कितना? मोर देन 40% हमारा सिमिलैरिटी सर्च होना चाहिए। अगर दो सीक्वेंस हमारी मोर देन 40% सिमिलैरिटी शो करती है तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं अपनी अननोन सीक्वेंस की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए। इस चीज को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मैंने कोई पौधा देखा, मैंने कोई प्लांट देखा अपनी विसिनिटी में, लेकिन मुझे नहीं पता वो प्लांट कैसा है, तो सिंपली मैं उसके फीचर्स को अपने नोन प्लांट से कंपेयर करके देखती हूँ कि हाँ, ये मेरा प्लांट कुछ उस तरीके का विजिबल है, यानी कि इसके फीचर मेरे उस नोन प्लांट से मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उसको कंपेयर करके देखूंगी कि यस, हो सकता है कि ये प्लांट भी मेरा उसी तरीके का प्लांट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग होमोलॉजी मॉडलिंग में पहले एक होमोलोगस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारा एक मॉडल बनता है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर निकलेगा उसका हम लोग क्वालिटी वैलिडेशन करते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि हमारी टारगेट सीक्वेंस की जितने भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो प्रिडिक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, क्या वो मॉडल उन सभी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। और इसी पर्पस के लिए हम लोग रिफाइनमेंट भी करते हैं कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसका हम लोग रिफाइनमेंट करेंगे जब तक हमें एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, राइट, ओके। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि जो भी क्वालिटी वैलिडेशन के बाद हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे फर्दर डॉकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम समझते हैं कि होमोलॉजी मॉडलिंग किस तरीके से कंडक्ट करी जा सकती है, ठीक है। तो जब भी एक प्रोटीन का आप होमोलॉजी मॉडलिंग करते हो, तो जैसे हमने सिंपली कहा कि होमोलॉजी मॉडलिंग का बेसिक कंसेप्ट इतना ही है कि हमें एक 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना है, और ये 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे इनिशियल पॉइंट हमारा क्या होगा कि हम अपने प्रोटीन डेटाबेस से एक ऐसी सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसका सिमिलैरिटी सर्च मोर देन 40% हो, और 40% से ज्यादा जो सीक्वेंस हमारा सिमिलैरिटी शो करेगा वो हमारा होमोलोगस सीक्वेंस होगा, और उस होमोलोगस सीक्वेंस को हम लोग एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे, ठीक है। एज अ टेम्पलेट का सिंपल मतलब इतना है कि उस अननोन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए यहां से हम लोग रेजिड्यू का स्ट्रक्चर निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए 40% सिमिलैरिटी ये स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ शो कर रहा है,
तो हम लोग ये मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही हमारे अननोन स्ट्रक्चर का होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक होमोलोगस सीक्वेंस को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। हम सीक्वेंस अलाइन करेंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद हमें देखने को मिलेगा कितने हमारे रेजिड्यू सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर पार्ट को जो हमारे रेजिड्यू सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं उनके बिहाफ पर ही हम लोग अपने मॉडल का बैकबोन प्रिडिक्ट करते हैं। बैकबोन प्रिडिक्शन के बाद हम उसमें साइड चेन एडिशन करेंगे, फिर हम अपने फाइनल मॉडल का रिफाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें, जब भी हम होमोलॉजी मॉडलिंग को परफॉर्म करेंगे हमारे पास मेजरली 6 स्टेप का एक प्रोसेस होता है। 6 स्टेप के प्रोसेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप टारगेट सीक्वेंस। हमारे पास जो टारगेट सीक्वेंस है उसका एक टेम्पलेट फाइंड आउट करना, यानी कि मैं कह सकती हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोलोगस सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोलोगस सीक्वेंस। अब ये आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अलाइनमेंट करेंगे। हम सिंपली पीडीबी डेटाबेस में जितने भी हमारी नोन सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनके साथ अपने टारगेट सीक्वेंस को अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद हमारे पास पीडीबी सर्च में वहां पे कुछ डेटा आएगा, कुछ सीक्वेंसेस आएंगी उनके सिमिलैरिटी स्कोर के साथ, और उस सिमिलैरिटी स्कोर में से एक हम लोग सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्राइटेरिया हमने क्या कहा? 40% से ज्यादा उसका सिमिलैरिटी सर्च होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई है और ये सीक्वेंस मुझे कैसे मिली है? इस सीक्वेंस के लिए मैंने सिंपली क्या किया? इस सीक्वेंस के लिए मैंने ब्लास्ट परफॉर्म किया, या ब्लास्ट के बाद मैं यहाँ पे साई ब्लास्ट भी परफॉर्म कर सकती हूँ। और साई ब्लास्ट के अलावा मैं सिंपली प्रोटीन थ्रेडिंग से भी अपनी होमोलोगस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। यानी कि मेरे पास होमोलोगस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड है। ब्लास्ट के अंदर आपको पता है कि अलग अलग तरीके से ब्लास्ट परफॉर्म होता है। तो जब भी हम एक होमोलोगस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रोटीन ब्लास्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन ब्लास्ट परफॉर्म किया, प्रोटीन ब्लास्ट के बाद हमें अपनी होमोलोगस सीक्वेंस मिल गई। तो सेकंड मेरा स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट मेरा हो गया टारगेट सीक्वेंस है, उस टारगेट सीक्वेंस के साथ मैंने ब्लास्ट परफॉर्म किया पीडीबी डेटाबेस में और मुझे एक टेम्पलेट मिल गया। तो मैंने टेम्पलेट को रिकॉग्नाइज किया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को रिकॉग्नाइज करने के बाद मुझे उस टेम्पलेट का फिर से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उसे रीअलाइन करना पड़ेगा, ताकि मुझे एक बिल्कुल रिफाइंड स्ट्रक्चर मिल सके, एक रिफाइंड अलाइनमेंट मिल सके। और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? सो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? अलाइनमेंट का। सिंपली अलाइनमेंट भी हम कहें तो रीअलाइन यहां पर हम करेंगे। हमें जो टेम्पलेट सीक्वेंस मिला है उसको हम लोग रीअलाइन करेंगे ताकि हमें एक ऑप्टिमाइज अलाइनमेंट मिल जाए, एक ऑप्टिमल अलाइनमेंट मिल जाए, ताकि हमारा जो भी आगे फर्दर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो एकदम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? इसके लिए मल्टीपल अलाइनमेंट एल्गोरिदम को यूज किया जाएगा। और उसके लिए आप यूज कर सकते हो जैसे कि टी कॉफी या फिर पैरालाइन। ठीक है, तो ये आपके कुछ दो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल अलाइनमेंट एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे, मल्टीपल अलाइनमेंट एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे फॉर द रीअलाइनमेंट ऑफ द टेम्पलेट सीक्वेंस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? अब मान लीजिए मेरे पास एक रॉ सीक्वेंस आ गया है, मेरा जो टेम्पलेट सीक्वेंस है वो फुल्ली अलाइन हो चुका है, मेरा टेम्पलेट सीक्वेंस फुल्ली अलाइन हो चुका है, रीअलाइन मैंने कर लिया है। और रीअलाइन करने के बाद अब मैं उसका बैकबोन जनरेशन करूंगी, यानी कि मेरे टारगेट सीक्वेंस के लिए मैं एक बैकबोन जनरेशन करूंगी। कैसे करूंगी? मान लीजिए मेरा जो टेम्पलेट सीक्वेंस मुझे मिला था, इस टेम्पलेट सीक्वेंस की कुछ रेजिड्यू है जो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं मेरे टारगेट सीक्वेंस के साथ, है ना। तो सिंपली मैं उन रेजिड्यू को कंपेयर करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी जो स्ट्रक्चर मेरा मतलब जिसमें सिंपली मुझे मेरे टारगेट सीक्वेंसेस के बैकबोन मिल सके, है ना। तो मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा? बैकबोन का जनरेशन।
सो बैकबोन जनरेशन के लिए मैंने क्या किया, सिंपली मैंने जो कोऑर्डिनेट्स हैं टेम्पलेट सीक्वेंस के कोऑर्डिनेट्स को अलाइन कर दिया विद द कोऑर्डिनेट और द रेजिड्यू, कोऑर्डिनेट रेजिड्यू ऑफ द टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, सो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमारे टारगेट प्रोटीन का, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, जिसमें हमारे पास मेन चेन एटम की डिटेल्स होंगी, पूरी मेन चेन एटम्स मिल जाएंगे और बैकबोन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, अब क्या होता है कि जो मेरा टेम्पलेट सीक्वेंस है, इस टेम्पलेट सीक्वेंस में मस्ट बी पॉसिबल कि इसके अंदर कुछ इंसर्शन या डिलीशन भी हुए होंगे, है ना। तो उन इंसर्शन और डिलीशन की वजह से समटाइम क्या होता है कि कुछ गैप क्रिएट हो जाते हैं, मॉडलिंग के टाइम पे वो गैप क्रिएट हो जाते हैं और उन गैप की वजह से हमें हमारी मॉडल स्ट्रक्चर में कुछ होल्स देखने को मिलते हैं। इन होल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही लूप मॉडलिंग परफॉर्म किया जाता है। और लूप मॉडलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो हम लोग डेटाबेस सर्चिंग मेथड यूज करते हैं या फिर इसके लिए एब इनिशियो मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, एब इनिशियो मेथड की हेल्प से लूप मॉडलिंग किया जाता है। तो अभी तक मैंने क्या कहा, सिंपली सबसे पहले मैंने टारगेट सीक्वेंस लिया, मेरे टारगेट सीक्वेंस को ब्लास्ट परफॉर्म करके पीडीबी डेटाबेस से मैंने एक ऐसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जो मोर देन 40% सिमिलैरिटी शो कर रहा है और जिसको मैं फर्दर यूज करने वाली हूँ एज अ टेम्पलेट की तरह। और फिर उसके बाद मेरे पास जो टेम्पलेट सीक्वेंस मिला है मैं उसको रीअलाइन करूंगी ताकि मेरा ऑप्टिमल अलाइन मेरे को एक सीक्वेंस मिल सके। उस सीक्वेंस को यूज करके मैंने अपनी टारगेट सीक्वेंस का बैकबोन जनरेशन किया, जिसमें मुझे बैकबोन चेन का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। फिर मैंने देखा कि मैंने जो बैकबोन चेन को हम कह सकते हैं एक बैकबोन चेन का जो मॉडल बनाया है उसमें कुछ होल्स क्रिएट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी टेम्पलेट सीक्वेंसेस के अंदर गैप थे और उन गैप की वजह से होल्स बने। अब उन होल्स की हम लोग लूप मॉडलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो यहां तक मुझे एक फ्रेमवर्क मिल गया, एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब फाइनल मॉडल बिल्डिंग होगा। फाइनल मॉडल बिल्डिंग कैसे होगा कि लूप मॉडलिंग करने के बाद अब उसमें साइड चेन का मॉडलिंग किया जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, हमारा जो टारगेट सीक्वेंस है उस टारगेट सीक्वेंस के अपने कुछ साइड चेन्स होंगे और उन्हीं साइड चेन के ऊपर उसका डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन किस तरीके से बिहेव करेगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे शो करेगा, किस तरीके के लाइगेंड से वो इंटरेक्ट करेगा। सो ऑब्वियसली बात है, जो फोर्थ हमारा स्टेप होता है वो होगा साइड चेन का मॉडलिंग, ताकि हमें एक रो होमोलॉजी मॉडल मिल सके जिसमें प्रॉपरली साइड चेन प्रेजेंट हो, उसके लूप भी मॉडल हो गए हो और उसमें बैकबोन भी प्रॉपरली जनरेट हो गया हो। तो फोर्थ स्टेप के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसे हम कहते हैं रो होमोलॉजी मॉडल। अब ये जो रो होमोलॉजी मॉडल है, ऑब्वियसली बात है अभी तक ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि ये जो रो होमोलॉजी मॉडल मिला है इसमें कुछ स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं। उन स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज को मिनिमाइज करने के लिए फर्दर स्टेप में उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का सिंपली मतलब ये है कि एनर्जी मिनिमाइजेशन किया जाएगा और इस स्टेप के लिए हम सिंपली एमडी सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोमैक। ग्रोमैक की हेल्प से एमडी सिमुलेशन परफॉर्म करके उसका एनर्जी मिनिमाइजेशन करेंगे और एनर्जी मिनिमाइजेशन के बाद मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें मिनिमम स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज होंगी, या कह सकते हैं निल स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज हो। ठीक है, तो हमारे पास अब इस स्टेप तक एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया है जो बहुत ही उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं हमारी पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उसे मॉडल किया है ना। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हमें लास्ट हमारे पास क्या है कि हमें उस मॉडल का वैलिडेशन करना, हमें उसे इवैल्यूएट करना है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी को हमने चेक करना है। ठीक है, तो फाइनली जो भी हमारे पास मॉडल मिलता है आफ्टर एनर्जी मिनिमाइजेशन, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है अकॉर्डिंग द फिजियोकेमिकल रूल्स के। जो भी हमारे पास टारगेट सीक्वेंस है, क्या जो मॉडल हमने होमोलॉजी मॉडलिंग से बनाया है उस होमोलॉजी मॉडलिंग की मॉडल हमारी पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली डिपिक्ट कर पा रहा है तो हम लोग उसे एज अ मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज नीड हुई तो वापस से होमोलॉजी मॉडलिंग को परफॉर्म किया जाता है ताकि हमें एक बेस्ट या बेटर हमें मॉडल मिल सके।
सो दिस इज ऑल अबाउट होमोलॉजी मॉडलिंग। आई एम श्योर गाइज आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button.